आईएएस के एग्ज़ाम को अगर ध्यान से देखें, आपको पता ही होगा, वन ऑफ द टफेस्ट कॉम्पिटिशन्स कंडक्टेड एनीवेयर इन द वर्ल्ड टू सेलेक्ट सिविल सर्वेंट्स। ये कोई साधारण एग्ज़ाम तो है नहीं। इसके सिलेबस को अगर देखेंगे, मल्टी डायमेंशनल है। सिलेबस के स्कोप को ज़रा विजिट कीजिए। उसमें कुछ एरियाज़ हैं जिसको आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा एरिया जो है वो अनप्रेडिक्टेबल है। अनप्रेडिक्टेबल का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही नहीं समझ पाएंगे। मतलब ये कि अगर आप विजिलेंट नहीं हैं और इन्वायरमेंट के प्रति बहुत ज़्यादा क्या कुछ घटित हो रहा है इन्वायरमेंट में, उसके प्रति अगर आप बहुत जागरूक अगर नहीं हैं और आप में अगर जानने की इच्छा शक्ति अगर नहीं है, मतलब वो जीवंतता अगर आपके व्यक्तित्व में नहीं है कि आसपास की घटनाओं को देखें, समझें, जानें, समीक्षा करें, आवश्यकता अगर पड़े तो लोगों के साथ डिस्कस करें, तो फिर ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है इस एग्ज़ाम को क्लियर करना। दूसरी बात जो पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि आईएएस के एग्ज़ाम में या किसी और भी एग्ज़ाम में आप सक्सेसफुल होते हैं या आप नहीं होते, उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। सीधे तौर पे 5 या 6 या 7 या 10 ऐसे कारण बता देना बहुत ही मुश्किल काम है। There is a complex interplay of many factors which affect the possibilities of your success and failure in this examination or other examination. आप जब सक्सेसफुल होते हैं तो केवल अपने टैलेंट की वजह से नहीं होते हैं, और आप जब अनसक्सेसफुल होते हैं तो वो भी केवल अपनी ही खामियों के कारण नहीं होते। मतलब ये है कि लगभग जीवन के बाकी आयामों में भी अगर देखेंगे, बाकी आयामों में भी अगर आप देखेंगे और समझेंगे, तो हर सक्सेस और फेलियर के पीछे एक इंटरप्ले होता है। मेनली अगर आप देखें 2 तरह के फैक्टर्स होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। जैसे आप बहुत अच्छे हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि जिस परिवेश में आप थे, आप तैयारी कर रहे थे, वो काफ़ी नकारात्मक था। कई बार ऐसा होता है कि आपको बहुत ही अच्छे परिवेश में रखा गया, लेकिन फिर भी आपके अंदर कहीं ना कहीं कोई उपद्रव चल रहा है या कोई एक आंदोलनकारी स्थिति है। मतलब आप इमोशनली स्टेबल नहीं हैं, या आपने पास्ट में कोई घटनाएं ऐसी घटी हैं उसको लेकर बहुत परेशान हैं या दुखी हैं, या एक्सट्रीम सिचुएशन में ये भी कह सकते हैं डिप्रेशन के भी शिकार हो सकते हैं। ऐसी कई बातें हो सकती हैं। इसका मतलब कि सक्सेस और फेलियर इस एग्ज़ाम में या ज़िंदगी के किसी और भी एग्ज़ाम में ये यूनिडायमेंशनल एस्पेक्ट नहीं है, यूनिडायमेंशनल कॉन्सेप्ट नहीं है कि केवल आप हैं इसकी वजह से आप हो गए और आप वैसे नहीं हैं इसकी वजह से वैसे नहीं हो पाए। इसका मतलब कि आपके अंदर जो घटित हो रहा है और आपके बाहर जो कुछ घटित हो रहा है, इन दोनों के मध्य जो कुछ घटित होता है, इन दोनों के इंटरप्ले से उसका जो नेट इफेक्ट होता है वही आपका सक्सेस या फेलियर है। मेरे कहने का अर्थ ये है कि कई बार ऐसा हो सकता है कि आपके एनवायरमेंटल कंडीशंस बहुत ही निगेटिव हों, लेकिन आपके अंदर ज़बरदस्त पॉजिटिविटी है, अपने गोल्स के प्रति ज़बरदस्त कमिटमेंट है। तो वैसी स्थिति में आप अपने एनवायरमेंटल जो भी लिमिटेशंस हैं, आप उनको ओवरकम करके भी सक्सेसफुल हो जाएंगे, आप उनको ओवरकम कर जाएंगे। और कई बार ऐसा होता है कि आप एकेडमिकली बहुत साउंड हैं, बहुत ही टैलेंटेड हैं, आपके गोल्स भी काफ़ी क्लियर हैं, लेकिन फिर भी एनवायरमेंटल कंडीशंस बहुत नेगेटिव हैं। शायद एनवायरमेंटल कंडीशंस आपकी स्ट्रेंथ के मुकाबले कहीं ज़्यादा नेगेटिव है, तो एनवायरमेंट आपको ओवरकम कर जाएगा। इसका मतलब कि फाइनली ज़िंदगी में जो कुछ घटित होता है, आप सफल होते हैं या सफल नहीं होते हैं, उसके पीछे एक नहीं कई कारण होते हैं, कई सारे फैक्टर्स, उनका एक इंटरप्ले होता है। ईमानदारी से अगर बताएं तो मुझे ऐसा लगता है कि कई बार कई लोग जो सक्सेसफुल हो जाते हैं वो भी बताने की स्थिति में ईमानदारी से नहीं हो पाते हैं कि आखिर वो कैसे सक्सेसफुल हुए। बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आप उन सब को जानेंगे, समझेंगे, उसकी खोजबीन करेंगे, तो आपके एक शिफ्ट ऑफ फोकस हो जाएगा। तो फिर भी हम लोग ये कोशिश करते हैं कि आम तौर पे जो कारण होते हैं यदि उनको आप जान लें, एक्सेप्शनल सिचुएशन कभी भी हो सकते हैं ऐसे, ठीक, लेकिन फिर भी आम तौर पे जो अधिकतर लोगों के साथ घटित होता है, जितने केसेस हम लोगों ने देखे हैं, जो समझा जाना इतने वर्षों में, उसके आधार पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो हम लोग अभी तक के डिस्कशन में कैसे लेवल पे पहुंचे, जो हम बताने की कोशिश आपको कर रहे थे कि आप एग्जाम में सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे, उसमें 2 तरह के फैक्टर्स होंगे, इंटरनल फैक्टर्स एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स।
कुछ प्रॉब्लम्स आपके अंदर हैं और कुछ प्रॉब्लम्स आपके बाहर हैं, और एक बहुत अच्छे रिजल्ट आने की संभावना होती है कि आपके अंदर भी सब कुछ संतुलित है और व्यवस्थित है, और जिस परिवेश में आप तैयारी कर रहे हैं वह परिवेश भी बहुत ही सकारात्मक है, तो उसमें पॉजिटिव रिजल्ट्स की संभावना बहुत अधिक हो जाती है। तब भी गारंटी नहीं है, क्योंकि आपके लिए जितनी पॉजिटिविटी चारों तरफ है और आपके अंदर जो है उससे थोड़ी सी भी ज़्यादा अगर किसी और कैंडिडेट की स्थिति में हुई तो वो आपको बीट करके निकल सकता है। तो इसके कहने का मतलब ये कि आप कुछ हद तक चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। 100% कंट्रोल जीवन में किसी भी चीज़ में आपका होना बहुत ही मुश्किल है। आप ये मान के चलिए कुछ फैक्टर्स ऐसे होंगे जो आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन हम उन फैक्टर्स को देख करके तैयारी नहीं करते हैं जो हमारे कंट्रोल में है, जो हमारे वश में है, जो बेहतर से बेहतर हम कर सकते हैं, हम वो प्रयास करते हैं और फिर भगवान की तरफ देखते हैं कि जो भी फल हो। जैसा कि गीता में भी लिखा हुआ है, गीता में जो लिखा हुआ है निष्काम कर्म की बात की गई है, वो एक सेंस ऑफ डिटैचमेंट। तो आप लोग समझे कि सेंस ऑफ डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं है कि आपने गोल से डिटैच हो गए, रॉन्ग। आप गोल्स पे अपने और ज़्यादा फोकस करते हैं और जो इररिलेवेंट चीज़ें हैं आप उनसे अपने आप को डिटैच करते हैं। आप मेरी बात समझे, आप सिनेमा हॉल में जाते हैं, सिनेमा देख रहे होते हैं, क्या होता है वहाँ पे एक डिटैचमेंट आप डेवलप करते हैं। मोबाइल फ़ोन आप बंद कर देते हैं, आसपास के लोगों से भी ज़्यादा बातचीत नहीं करते हैं, उचित नहीं माना जाता है, और आपका ध्यान ही नहीं होता। आप क्योंकि मूवी देखने आए हैं तो पूरा फोकस मूवी पे ही होता है। वो डिटैचमेंट इसलिए करते हैं आप जिससे कि और ज़्यादा अटैचमेंट हो सके। इसलिए आप जो कुछ भी देखते हैं सिनेमा हॉल में, कई बार 10-10 साल बाद भी आप बता पाते हैं कि इस सीन के बाद क्या हुआ है और इंटरवल के पहले क्या हुआ था, इंटरवल के बाद क्या हुआ। ये सारी बातें आपको काफ़ी हद तक याद रहती हैं। उसका मूल कारण यही था कि एक सेंस ऑफ डिटैचमेंट, और उसके थ्रू आपने ज़्यादा अटैचमेंट जो है या गोल पर फोकस आप ज़्यादा अच्छी तरह से कर पाए। पढ़ाई लिखाई जो आप करते हैं उन सब में भी इसी की आवश्यकता होती है। तो हम लोग चर्चा कर लेते हैं, कोशिश करते हैं समझने की क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। जो हम लोगों ने आमतौर पे देखा है वो आपको बता रहे हैं, बहुत ध्यान से इन सारी बातों को सुनेंगे। देखिए, आमतौर पे कैंडिडेट जो हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, इसकी तैयारी जो कर रहे हैं, उनके अपने कुछ बिहेवियरल प्रॉब्लम हो सकते हैं, कुछ इंटरनल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं कि एक लंबे समय में वो इवॉल्व करते हैं जैसा उनको परिवेश मिला है और जिस ढंग से वो बड़े हुए, उनके टीचर्स कैसे रहे, उनके फ्रेंड्स कैसे रहे, इन सब का असर उन पर पड़ता है। आपका एकेडमिक बैकग्राउंड कितना साउंड रहा स्कूल में जब आप थे, क्या उन बुनियादी चीज़ों को आपने बहुत अच्छी तरह से आपने पढ़ाई लिखाई अच्छी तरह से की है, क्या उस सारे कॉन्सेप्ट का आपने समझ रखा है। ये कई सारे फैक्टर्स ऐसे होते हैं। आप में संघर्ष करने की जो क्षमता होती है, विपरीत परिस्थितियों में भी पॉजिटिव बने रहने की क्षमता जो आपके अंदर है, ये सारी बातें जो हैं इन सब का टेस्ट हो जाता है इस एग्ज़ाम में, वो पर्टिकुलरली, और बाकी एग्जाम्स में भी होता है। ठीक है, क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं। कई बार हम लोगों ने देखा है कि आईएएस की तैयारी करने के लिए जो स्टूडेंट्स आते हैं, आईएएस की तैयारी करने के लिए जो स्टूडेंट्स आते हैं, आमतौर पे वो अपने गोल्स को लेकर के कई बार क्लियर नहीं होते। कई बार ऐसा लगता है जैसे तैयारी करने वो आ गए, किसी ने उन्हें सजेस्ट किया होगा कि आप आईएएस की तैयारी करें, एक अच्छा करियर है, और वो पावर अथॉरिटी के बारे में सोचते हैं। एक धुंधली सी छवि उनके दिमाग में बनती है कि हम कलेक्टर बन जाएंगे या एसपी बन जाएंगे। ठीक है, वो उन सब चीज़ों के बारे में सोचते हैं, गहराई से उसकी पड़ताल नहीं करते। तो कई बार उनके गोल्स ही क्लियर नहीं होते हैं कि जीवन में वो चाहते क्या हैं, उनका लक्ष्य क्या है। तो कई बार दूसरों के प्रभाव में वो अपना लक्ष्य तय करते हैं कि मुझे आईएएस बनना है या आईपीएस बनना है। तो अगर आपके गोल्स ही क्लियर नहीं हैं, गोल्स के साथ आपका कोई इमोशनल कनेक्ट ही नहीं है, क्योंकि आप गहराई से उसके बारे में जानते ही नहीं हैं, तो अपने गोल्स के साथ ही जब कनेक्ट आपका नहीं है तो एफर्ट भी आपका उतना अच्छा नहीं होगा। किसी ने आपसे कह दिया, आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में आ गए या आपने गूगल पे सर्च कर लिया, चलो आईएएस ही बन के देख लेते हैं, लोग कहते हैं आईएएस बनते, ऐसे नहीं होता। आपने गहराई से उसे देखा और समझा। आईएएस, सिविल सर्विसेज, क्या है सिविल सर्विसेज, उसमें सिलेक्शन अगर आपका हो जाएगा तो आप क्या बनेंगे और जीवन पर्यंत किस प्रकार की सेवा आपको प्रदान करनी होगी। ठीक है, ये दुनिया कैसी होती है, कुछ तो इसके बारे में जाने कि सिविल सर्विसेज क्या है, आईएएस क्या, आईएएस की भूमिका क्या होती है, एक आईएएस ऑफिसर जो है उसका रोल क्या होता है प्रशासन के अंदर। क्या वो डेवलपमेंटल रोल है, रेगुलेटरी रोल है, जुडिकेटिव रोल हो सकता है,
ठीक है। बहुत तरह के फंक्शंस होते हैं आईएएस ऑफिसर्स के। एक कलेक्टर के कई तरह के काम हो सकते हैं, जिसमें कहा ना कि विकास के लिए कार्य करेंगे, उनकी नियामक गतिविधियां होंगी, कंट्रोल करेंगे, रेगुलेट करेंगे। फिर देखेंगे आपदा प्रबंधन वगैरह है, उससे रिलेटेड उनकी एक्टिविटीज़ होती हैं। उनके एडजुडिकेटिव फंक्शंस उनके हो सकते हैं, हो सकते हैं क्या होते हैं। कई मामलों में वो वाद विवाद का निपटारा करेंगे। तो देखिए फिर वो इलेक्टोरल ऑफिसर के रूप में भी एक रोल अदा करते हैं। तो उनकी बहुत सारी भूमिका होती है, लॉ एंड ऑर्डर, डेवलपमेंट, सिक्योरिटी, वेलफेयर, ये सारी चीज़ें का इकट्ठा। तो आपके माइंड में अगर एक इमेज अगर है कि ऑफिसर बनने का मतलब क्या होगा, अगर हमारा सिलेक्शन हो जाता है तो हमारी जो जॉब प्रोफाइल क्या होगी और हम किस प्रकार से समाज के लिए योगदान करेंगे, तो कई बार आपको इन सब बातों का ज्ञान ही नहीं होता है। और जब इन बातों का ज्ञान ही नहीं है कि हमारे गोल्स क्या हैं, हम क्या करना चाहते हैं जीवन में, क्या वाकई उसके लिए हम बने नहीं बने, तो ऐसी स्थिति में आप तैयारी के लिए तो आ जाते हैं, लेकिन वो सेंस ऑफ कमिटमेंट जो चाहिए वो नहीं आ पाती। तो पहली गलती ये करते हैं। कई बार स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि तैयारी कर रहे होते हैं, उनको ये पता ही नहीं होता है कि सिविल सर्विसेज का मतलब क्या होता है। उनको यही नहीं पता होता है कि आईएएस का मतलब क्या होता है। ठीक है, ब्रॉडली थोड़ी बहुत बातें समझ गए, फैमिलिटी डेवलप कर लेते हैं, लेकिन उनको डीप नॉलेज इनका नहीं होता है। उसके बाद कई बार देखेंगे आप एक इंटरपर्सनल कॉन्ट्राडिक्शन होता है कई बार स्टूडेंट्स के अंदर। वो आईएएस की तैयारी के लिए आ तो जाते हैं, लेकिन उनके अंदर ही एक द्वंद्व चल रहा होता है। ऐसा लगता है कि उनके अंदर ही दो अलग अलग धाराएं चल रही हैं। तैयारी के लिए आप आए हैं आईएएस की, आप क्लासरूम में बैठे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, घर पे जाते हैं, तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एट द बैक ऑफ द माइंड लगातार आपके दिमाग में कुछ ऐसी बातें चल रही होती हैं कि इसकी बजाय अगर हम एमबीए की तैयारी करनी होती तो बेहतर होता, हमने ये गोल्स जो है सही ढंग से सेट नहीं किया, शायद हम आईएएस की तैयारी नहीं कर पाए, ये बहुत ही टफ है। तो एक तरफ आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं और दूसरी तरफ आपका दिमाग चल रहा है कि हम नेट के एग्जाम में क्लियर कर लिए होते, या फिर कोई और आरबीआई वगैरह का एग्ज़ाम दे देते, कोई छोटा एग्ज़ाम जो है वो दे लेते, एमबीए की तैयारी कर लेते, सीए बन जाते, कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव बन जाते। तो कई बार तैयारी तो आप कर रहे होते हैं आईएएस की, लेकिन जब आपके अंदर जब दो धाराएं चल रही होती हैं कि ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो आपके अंदर जो द्वंद्व चल रहा होता है, इसकी वजह से आपकी ऊर्जा और आप जो प्रयास करने वाले हैं या जो कर रहे हैं, आपकी ऊर्जा, आपकी शक्ति, आपकी समर्पितता, इन सब का एक बहुत बड़ा भाग जो है वो नष्ट हो जाता है। इस फ्रिक्शन की वजह से टोटल कमिटमेंट नहीं हो पाता। आपको पता ही है, आधी तैयारी करने का कोई मतलब नहीं है। आधी तैयारी से रिजल्ट आधा नहीं आता है, आधी तैयारी से रिजल्ट 0 आता है। इसलिए बहुत स्टूडेंट्स ऐसे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स वो तैयारी करने तो आते हैं, लेकिन उनके सेंस ऑफ कमिटमेंट ऐसा नहीं होता है। वो पहले ही सोचने लग जाते हैं कि एमबीए की तैयारी भी साथ में कर लेंगे या इसके बाद भी वो कर लेंगे, तो अपने माइंड को कहीं ना कहीं वो आश्वस्त कर लेते हैं, पहले ही मान लेते हैं कि हमारा नहीं हो रहा है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? ये एक विचित्र मनोवैज्ञानिक स्थिति है। मतलब आपका दिमाग ही आपके साथ खेल रहा है और आप अपने दिमाग को खुद को नियंत्रित करने के लिए छोड़ देते हैं। तैयारी कर रहे हैं आईएएस की, रोज कोचिंग सेंटर पे आते हैं, पढ़ते हैं सब, लेकिन आपके माइंड में ये बात है कि ठीक है, ये नहीं होगा तो ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ऐसी कई सारी बातें आप क्लियर कर लेते हैं, जिसकी वजह से कई बार आपके अंदर वो सीरियसनेस नहीं आ पाती। आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं कि अगर ऐसा नहीं भी हुआ तो हम तो ये कर लेंगे, या हमारे पापा जो हैं उनका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, बिजनेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये कई तरह से सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो आप अपने अंदर डेवलप करते हैं, उसकी वजह से अपने मेन गोल के प्रति आप में जो कमिटमेंट होना चाहिए, कई बार वो नहीं हो पाता है। ये एक समस्या आती है। इसको हम कह सकते हैं कि एक इंट्रापर्सनल कॉन्ट्रडिक्शन है। मतलब आपके अंदर ही दो धाराएं चल रही हैं और दोनों के बीच फ्रिक्शन होता है कि तैयारी करना उचित है या अनुचित है। अब एडमिशन ले लिए हैं तो रोज क्लास में आएंगे, तैयारी चल रही है, लेकिन कमिटमेंट पूरी तरह से नहीं हो पाता है। उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके अपनी कुछ इमोशनल प्रॉब्लम्स उनके होते हैं। इमोशनल इनस्टेबिलिटी, आप आईएएस की तैयारी करें या किसी और एग्जाम की तैयारी करें, आईएएस में खास करके इसकी आवश्यकता पड़ती है कि आप इमोशनली बिल्कुल फॉर्म स्टेबल हों। उसका कारण क्या है कि आईएएस का सिलेबस अगर आप ध्यान से देखें, मल्टी डायमेंशनल है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस टेक, करंट अफेयर्स, इन सब को अगर इकट्ठा करें तो आपको कई फ्रंट पे एक साथ लड़ाई लड़नी है। नेगेटिव हो गया, बट मैं कहने का मतलब कई फ्रंट पे आपको काम करना है। मेरी बात समझिए आप। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपके अंदर जो आंतरिक जो एक संतुलन जो होता है, ठीक है, कि इमोशनल स्टेबिलिटी जो होती है वो होनी चाहिए। अगर वो नहीं है तो आप पूरी तरह से बिखर जाएंगे। आज आप इतिहास पढ़ रहे हैं,
2 दिन बाद आपको लगा ये तो बहुत टफ है, तो थोड़ी ज्योग्राफी पढ़ लिए, कभी साइंस पढ़ लिए। ना कोई पैटर्न है आपकी प्रिपरेशन में, ना कोई प्लानिंग है, ना ही कोई स्ट्रेटजी है। बस ऐसा ऐसा लगता है कि आप तैयारी कर रहे हैं और कई सारे डायरेक्शंस में आपको कोई पुल कर रहा है, कभी इस सब्जेक्ट में, कभी उस सब्जेक्ट में। इस तरह से तैयारी आप करेंगे तो 2 साल बाद भी आपके समझ में नहीं आएगा कि आपने दरअसल किया क्या है। आप मेरी बात समझे? इमोशनल इंस्टेबिलिटी कई तरह के कारण से हो सकती है। इमोशनल इंस्टेबिलिटी हो सकती है आपके पास्ट के एक्सपीरियंसेस होंगे, इस वक्त जीवन में आपके बहुत कुछ घट रहा होगा। घर के अंदर हो सकता है कि आपके अंदर, घर के अंदर जो माहौल है वो माहौल उतना सकारात्मक या ऊर्जावान ना हो। कई तरह के प्रेशर आपके ऊपर हों, आपकी निजी ज़िंदगी में कोई घटना घट चुकी है या कोई घटना घट रही है। ये सब कई तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं। कई बार हम लोगों ने देखा है कि स्टूडेंट्स बहुत ही अच्छे हैं, एकेडमिकली बहुत साउंड हैं, एकेडमिकली वेरी साउंड, वो कई सारे स्टूडेंट्स को बेट कर सकते हैं, लेकिन वो इमोशनली स्टेबल नहीं है। तो मतलब हर महीने 15 से 20 दिन वो अपनी दुनिया में ही खोए रहते हैं कि जीवन क्या है, तो जीवन ऐसा है, जीवन वैसा है, मेरे साथ जो घटित हो गया, मेरी जगह कोई और अगर रहता तो ये सब नहीं कर पाता। वो मैं ही हूँ जो तैयारी कर रहा हूँ या तैयारी कर रही हूँ, ऐसा कोई और होता तो खत्म हो गया होता, मुझे तो आत्महत्या कर लेनी चाहिए, मेरे जीवन में सब कुछ गलत ही हुआ है, लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया है। ऐसी कई तरह की बातें आपके अंदर घट रही होती हैं। और वास्तव में अगर देखें कई बार तो आपका दिमाग ये सब क्रिएट करके आपको स्पेशल कुछ महसूस करवाता है कि आप दुनिया से हट के कुछ अलग हैं, जबकि हकीकत में ऐसा है नहीं। इससे बहुत ज़्यादा कठिन परिस्थितियों में बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे होंगे यहाँ वहाँ। तो बहुत ज़्यादा अपना ध्यान इस मामले में मत रखिए कि वो मैं ही हूँ। आप बहुत ज़्यादा अपने साथ अगर सॉफ्ट अगर हो गए तो जीवन में कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। आपको इस तरह के इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं, इन सबको ओवर पावर करना होता है। कुछ पॉइंट समझे? इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, वो हम लोग किसी और समय में डिस्कस कर लेंगे, आपको बता सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए फियर ऑफ फेलियर होता है। कई बार स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके पास्ट में जो घटनाएं घटी हैं, मतलब वो मैट्रिकुलेशन का एग्ज़ाम जब दे रहे थे या 11-12 का एग्ज़ाम, इंटर का एग्ज़ाम दे रहे थे या ग्रेजुएशन में, हो सकता है कि उसमें जो रिज़ल्ट आया वो आपके अपने एस्टिमेशन के अनुसार ना हो। इसकी वजह से कई बार लोगों के अंदर एक फियर ऑफ फेलियर हो जाता है। मतलब वो कुछ भी करते हैं तो जोश में आके तैयारी तो शुरू कर देते हैं या कुछ भी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये बात गहरी बैठ चुकी होती है कि ये हमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी वो झूठी दिलासा अपने आप को देते हैं, ऐसा करते हैं। वो तो मन में ये रख लेते हैं कि ये हमसे नहीं हो पाएगा, ये हम नहीं कर पाएंगे। तो एक फियर ऑफ फेलियर होता है कि अगर हम तैयारी कर रहे हैं, नहीं हुआ तो क्या होगा, मेरे पेरेंट्स क्या सोचेंगे मेरे बारे में। ठीक है, वो उतनी सारी चीज़ों के साथ अननेसेसरी एसोसिएट कर लेते हैं। मेरे रिलेटिव्स क्या सोचेंगे, मामा जी क्या सोचेंगे, फूफा जी क्या सोचेंगे, जबकि हकीकत क्या है? हकीकत ये है किसी के पास फालतू इतना समय नहीं है। आपके माता पिता आपके लिए बहुत कुछ सोचते हैं, सबसे ज़्यादा सोचते हैं। अगर आप एग्ज़ाम क्लियर नहीं भी कर पाए तो भी वो कई तरह से कोशिश करेंगे कि आपको वापस सब कुछ नॉर्मल हो जाए, उसके लिए वो पूरी कोशिश करते हैं। आपकी ज़िंदगी उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, आपकी खुशी उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो कई तरह के ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं, फियर ऑफ फेलियर। तो आपको इस चीज़ को ओवरकम करना होता है कि तैयारी हम कर रहे हैं, हीरो की तरह सोचिए, जो होगा देख लेंगे। मेरी बात समझे? लाखों लोग तैयारी कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप टैलेंटेड हैं तो आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। तो एक फियर ऑफ फेलियर जो है, इसको आपको ओवरकम करना होगा। नहीं हुआ तो नहीं हुआ, देखेंगे, कुछ और करेंगे। आपको सोचना चाहिए, एक सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस भी होना चाहिए अगर संभव हो, कि अगर ये ऐसा नहीं होता है तो हम उसमें, इसका मतलब ये नहीं है कि यू आर डिवाइडेड। इसका मतलब सिर्फ ये है कि आप प्रूडेंटली चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं, कि आईएएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, पूरी ताकत से देंगे, पूरी सबसे अच्छी तैयारी से देंगे। ठीक है, लेकिन इन केस किसी कारण से 2%, 5%, 10% इन केस अगर नहीं होता है तो उसके बाद हम क्या करेंगे? तो आपके दिमाग में ऐसी बातें होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप नेगेटिव सोच रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप एक कैलकुलेटेड रिस्क ले रहे हैं। मेरी बात समझे? तो फेलियर जो है उसके फियर को आपको ओवरकम करना होता है। नहीं हुआ तो पास्ट में भी जैसा हुआ, अगर नहीं हुआ ठीक है, नहीं हुआ तो क्या, आपकी ज़िंदगी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप देखेंगे, करेंगे, कुछ और करेंगे, बेहतर करेंगे, डरना क्या है? तो फियर ऑफ फेलियर जो है इसको आपको ओवरकम करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, मतलब ये बहुत सारे लोग जो सक्सेसफुल हैं और जो सक्सेसफुल नहीं है, उन सब के बीच में जो डिफरेंस है मेनली इसी बात को लेकर के, फियर ऑफ फेलियर।
फियर ऑफ फेलियर को जिन लोगों ने कॉन्कर कर लिया तो वो रिस्क लेने के लिए तैयार होते हैं, वो मान के चलते हैं हम रिस्क ले रहे हैं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो वो फेलियर के बारे में ज़्यादा सोचते ही नहीं। जब वो ज़्यादा नहीं सोचते हैं तो उनकी पूरी ऊर्जा जो है वो ऊर्जा उस काम में उसकी खपत होती है, नेचुरली इसका रिजल्ट अच्छा आएगा। आप मेरी बात समझे? आपके अंदर अगर बहुत सारा फ्रिक्शन है, चल रहा है, बहुत सारा डर है, निराशा है, ये बहुत सारी चीज़ें आपके अंदर अगर है, अतीत का अनुभव आपका सुखद अगर नहीं है, लेकिन इन सब चीज़ों से अगर बाहर आप नहीं आएंगे तो डे टू डे बेसिस पे आपकी टोटल एनर्जी का एक बहुत बड़ा पार्ट फ्रिक्शन में ही खत्म हो जाएगा, और जो पार्ट बचेगा आप सिर्फ उसको प्रोडक्टिवली यूज़ करेंगे तो उसमें आपके जीतने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई एक कार है, आप उसकी सर्विसिंग ढंग से करवाते नहीं है टाइम पे, ठीक है, लास्ट सर्विसिंग कब करवाया आपको याद ही नहीं, तो इंजन वगैरह उसके अंदर कई जगह पे 50 तरह के फ्रिक्शन होंगे। तो कार जब आप स्टार्ट करेंगे तो फ्रिक्शन को ही ओवरकम करने में बहुत सारी ऊर्जा की खपत हो जाएगी उसमें, और फाइनली आप फ्यूल का एक पार्ट जो आप यूज़ करेंगे गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए। तो कहने का मतलब कि उस कार की जो एफिशिएंसी है वो काफ़ी कम हो जाएगी। आप मेरी बात समझिए। उसके बाद आप देखेंगे कि कई बार जो प्रॉब्लम्स होते हैं, एक सिंपल फिजिकल और मेंटल इनोवेशन, स्टूडेंट्स तैयारी करने आते हैं, एकेडमिकली साउंड हैं, सब कुछ समझ रहे हैं, जितनी बातें अभी तक हमने की वो सारी बात वो समझते हैं, लेकिन फिजिकली और मेंटली कहीं ना कहीं वो थके हुए हैं। मतलब कहीं ना कहीं वो अपने आप को मैनेज करना नहीं जानते, मतलब उनके अंदर जो भी ऊर्जा है उसका मैनेजमेंट बहुत ही पुअर है। एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते, योगा वगैरह नहीं करते, तो फिजिकली वो उतने फिट नहीं हैं। और कई बार देखेंगे आप मेंटली भी बहुत फिट नहीं है। हमने कहा ना पहले उनके इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं, रिलेशनशिप से रिलेटेड कई तरह के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इसका मतलब ये कि आप अगर एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहते हैं जीवन में, और एग्ज़ाम तो छोटी चीज़ है, ज़िंदगी में ही अगर आप सफ़र होना चाहते हैं किसी भी फील्ड में, तो सबसे पहली बात है डे टू डे बेसिस पे आपको ध्यान देना होगा कि आप अपने पूरे टैलेंट, अपनी पूरी एनर्जी, उसका पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं या नहीं उठा रहे हैं। बहुत सारे लोग, हमने कहा ना अभी थोड़ी देर पहले, कि उनकी ऊर्जा का एक बहुत बड़ा भाग फ्रिक्शन में ही खत्म हो जाता है। तो एक मेंटल फिजिकल इनोवेशन, हर समय थके महसूस करते हैं, क्लास में बैठे रहते हैं लेकिन बहुत थके रहते हैं। आप ये मान के चलिए कि आपका फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ ये सब मिलकर काम करते हैं। मतलब कि आप शारीरिक तौर पर अगर आप फिट नहीं हैं, फिजिकली अगर आप फिट नहीं हैं, तो आपका मन भी जो है वो उतना फिट नहीं रहेगा, मतलब आप थके हुए महसूस करोगे। और आपका मन अगर आज उदास है, आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, आप किसी इमोशनल प्रॉब्लम्स में ही हमेशा पड़े रहते हैं, तो उसका असर आपकी हेल्थ पे होगा। मतलब आपकी जो पूरी बॉडी है उसमें ब्रॉडली 2 कंपोनेंट है, एक फिजिकल कंपोनेंट है और एक नॉन फिजिकल कंपोनेंट है। आप मेरी बात समझें, फिजिकल और नॉन फिजिकल कंपोनेंट ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, अलग अलग नहीं है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। मेरी बात समझे? आप मॉर्निंग एक्सरसाइज करते हैं, स्पोर्ट्स वगैरह से जुड़े हुए हैं, सुबह योगा वगैरह करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, दौड़ना भागना, टाइम फिक्स है आपका, फिजिकली फिट हैं, तो आप मन से भी बहुत अच्छा महसूस करेंगे, ऊर्जावान महसूस करेंगे। और अगर आप मन से बहुत फिट हैं, ऊर्जावान हैं, मेरी बात समझे, आप अपने लक्ष्य के प्रति बहुत ही समर्पित हैं, बहुत ही उत्साहित अगर हैं, तो आप फिजिकली भी अच्छा महसूस करेंगे। तो आपको इन सब बातों का ध्यान भी रखना चाहिए, ठीक है। फिजिकल और मेंटल इनोवेशन ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर देखिएगा एक लैक ऑफ इनर ड्राइव एंड फोर्स। कई बार ऐसा होता है कि इन सब मामलों में आप ठीक हैं, आप में से कई लोग जो मुझे सुन रहे हैं, आप ऐसा महसूस करेंगे कि सब कुछ ठीक है, अभी तक जो बताया गया है इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम हमारा है ही नहीं। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम हमारा है ही नहीं, उसके बाद भी समस्या क्यों है? उसके बाद समस्या इसलिए है कि फिजिकली मेंटली सब फिट हैं, लेकिन वो इनर ड्राइव अंदर से जो एक होती है ना, वो हम लोग कहते हैं एक फायर, ठीक है, इनर ड्राइव और फोर्स, वो उतना स्ट्रांग नहीं है। मतलब आप आईएएस की तैयारी करने के लिए आ गए, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कई सारे लोगों को ऐसा लगेगा कि मतलब फिर भी हम वैसा नहीं कर रहे हैं जैसा हमें करना चाहिए, मतलब उतना कमिटमेंट नहीं है। आखिर उसके कारण क्या होते हैं? यहाँ तक तो सब ठीक है। इनर ड्राइव फोर्स, ये इनर ड्राइव और फोर्स होता है आपके अंदर जो एक शक्ति है, एक फोर्स है जो वो आपको प्रोपेल करती है, धकेलती है आपके गोल्स की तरफ। ऐसा अगर नहीं हो रहा है तो उसका कारण ये है कि आपका जो गोल है, मुझे आईएएस बनना है या आईपीएस बनना है, शायद आप उसके बारे में उतना जानते नहीं हैं, या उसकी एक पिक्चर आपके माइंड में अभी तक बनी नहीं है। आप मेरी बात समझिए, एक कंपेलिंग पिक्चर आपके माइंड में होनी चाहिए कि आईएएस बनेंगे तो कैसा लगेगा, आईएएस बनेंगे तो हमारा रोल क्या होगा,
क्या कुछ हम कर पाएंगे। मतलब आपकी नीड जितनी स्ट्रांग होगी, इनर ड्राइवर फोर्स उतना स्ट्रांग होगा, और नीड आपकी उतनी स्ट्रांग होगी जितना कि आप उसके बारे में जानते हैं और समझते हैं। आप एक बार अच्छी तरह अगर समझ लेंगे कि आईएएस बनने का मतलब क्या होता है, आईपीएस बनने का मतलब क्या होता है, क्या मेरा रोल होगा, क्या प्रोफाइल होगा, क्या मुझे करना होगा, उसकी बहुत सारी अच्छी बुरी बातें, इन सब का गहराई से आपने अध्ययन कर रखा है, उसके बाद आपने डिसाइड किया कि मुझे आईएएस बनना है, तो वो एक पिक्चर आपके माइंड में लगातार रहती है कि मैं जब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनूंगा तो कैसा लगेगा, मैं जब सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस बनूंगा तो एक पिक्चर आपके माइंड में, नीड काफी स्ट्रांग अगर है कि मुझे ये बनना ही है, नथिंग शॉर्ट ऑफ दिस, वही नीड जो आपकी स्ट्रांग होती है, वही उसी से ही ये इनर ड्राइवर फोर्स जनरेट होता है। आप मेरी बात समझे। मतलब हम लोग कई बार ऐसे कहते हैं जीवन में आप उतना ही कुछ हासिल कर पाते हैं जितने की ख्वाहिश आपकी होती है। सो इनर ड्राइवर फोर्स होना चाहिए। कई लोग इसलिए भी साधारण रह जाते हैं जीवन में, एकेडमिकली साउंड है, सब कुछ ठीक है, लेकिन वो फोर्स क्यों नहीं है? क्योंकि नीड उतनी स्ट्रांग नहीं है। हो गया, अगर एग्जाम हो गया तो बन जाएंगे तो बन जाएंगे, नहीं बने तो नहीं बने। मतलब एक कैजुअल एटीट्यूड ऐसा इस ढंग का है। मतलब जो कुछ आप बनना चाहते हैं उसके प्रति बहुत ज़्यादा उत्साह आपके अंदर नहीं है। आप मेरी बात समझे। इसलिए नीड वो स्ट्रांग होनी चाहिए। इसलिए अपने गोल्स को जब आप तय करते हैं तो उसके बारे में अच्छे से छानबीन कीजिए, उसके साथ आपका इमोशनल कनेक्ट होना चाहिए। ठीक है, आपके माइंड में कोई पिक्चर ही नहीं है, आप अपने आप को कभी आईएएस के रूप में देखते ही नहीं है, आईपीएस के रूप में देखते ही नहीं, कभी अपने आप को वर्दी में देखो। ठीक है, आप अगर एसपी बनोगे तो आप क्या करोगे, कैसे करोगे, ऐसी एक पिक्चर आपके माइंड में होनी चाहिए। वही जो पिक्चर है आपके माइंड में, वो एक इनर ड्राइवर फोर्स वो आपके अंदर जनरेट करती है। और फिर उसका परिणाम क्या होता है, आप उसी गोल्स को अकॉम्प्लिश करने के लिए आप प्रयास करते हैं। और बहुत हद तक वो जो कमिटमेंट है जो आप तैयारी करते हैं, उसमें जो सीरियसनेस आती है, जो कमिटमेंट आती है, वो कोई 50-60 रुपए की मोटिवेशन की किताब सड़क पे पढ़ने से वहाँ से नहीं आती है, या 2-4 प्रवचन सुनने से नहीं आती है। वो मूलतः आती है खुद आपके अंदर उस लक्ष्य के प्रति एक उत्साह या एक समर्पितता का भाव जो आपके अंदर पैदा होता है, वही आपको उस लक्ष्य की तरफ ले जाता है। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा बकबक नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा बोलते नहीं हैं। ठीक है, मैं ये बन जाऊंगा, वो बन जाऊंगा, ये समझते हैं, जानते हैं, उनके अंदर एक ज़बरदस्त सीरियसनेस होता है इस चीज़ को लेकर, और वो फिर किसी भी